वेलकम बच्चों, आपके क्लास 6 में आज हम चैप्टर नंबर 1 सिविक्स में जो आगे के टॉपिक्स थे वो कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में यानी इससे पहले वाले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि समीर 1 और समीर 2 कौन थे, उनकी स्टोरी क्या थी। ठीक है, कैसे समीर 1 और समीर 2 जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे और डिफरेंट बैकग्राउंड से आने के बाद भी कैसे समीर 1 और समीर 2 जो है आपस में बात करना शुरू करे और कैसे एक अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में बन गई। ठीक है, तो उनकी स्टोरी हम जो है पढ़े थे। ठीक है, अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली ये पढ़ने जा रहे हैं कि डाइवर्सिटी हमारे लाइफ्स में क्या रोल प्ले करती है और डाइवर्सिटी कैसे एनरिच करती है हमारी लाइफ्स को। ठीक है, तो जैसे कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि जैसे समीर 1 और समीर 2 आपस में फ्रेंड्स हो गए थे। ठीक है, दे बिकेम फ्रेंड्स। लाइकवाइज यू ऑल्सो हैव फ्रेंड्स। ओके, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। किसी का फ्रेंड कोई आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट जगहों से आते हैं, उनके डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, मे बी वो डिफरेंट फूड्स भी खाते हैं। जैसे आप आज चावल दाल खा रहे हैं, उनके यहाँ पे इडली सांभर पसंद है, मे बी वो साउथ के से आके यहाँ बस गए हैं। ठीक है, तो इट हैपन्स कि जो भी फूड होता है बेसिकली वो भी डिफरेंट होता है। सबके घर में डिफरेंट फूड बनता है और जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई ईद मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई पोंगल मनाता है, कोई ओनम मनाता है। सो देयर आर डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एंड डिफरेंट क्लॉथ्स all of them used to wear and more of it is that कि they also speak different language। ठीक है, अब क्लोथ्स भी जो है वो जो है डिफरेंट पहनते में भी, कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, कोई स्कर्ट पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, कोई धोती पहनता है। सो हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। ओके, सब चीज़ें अलग अलग हैं, डाइवर्स हैं। एंड लैंग्वेज, इसके अलावा जो लैंग्वेज है ना, मतलब जो भाषा हम बोलते हैं वो भी डिफरेंट है। तो मे बी कोई अपने घर में बंगाली में बात करता है, कोई तमिल में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है। तो इट डिपेंड्स कि कौन किसको कैसा एनवायरनमेंट मिला है, कौन किस एनवायरनमेंट या बैकग्राउंड से या कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और वहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप जो है, आप सब बच्चे जो है बेसिकली सबको स्टोरीज पढ़ना और स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है। ठीक है, और जो एडवेंचर्स होते हैं ना, खास करके कौन सी स्टोरीज, बेसिकली भूतों वाली है ना, या फिर डिफरेंट एनिमल्स की स्टोरीज या लोगों के बारे में, तो सभी को स्टोरीज पढ़ना पसंद है, चाहे वो किसी भी टॉपिक की हों। ठीक है, अब कुछ लोगों को क्या होता है ना कि नहीं, मुझे जो भूतों वाली घोस्ट की स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, अब जो है आप भी आज भी जो है स्टोरी को पसंद करते हैं सब लोग। ठीक है, सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। अब बहुत सारे यंग लोग हैं, ठीक है, जो बहुत उनको अच्छा लगता है जब वो कोई बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, और जब वो बहुत अच्छी या गुड स्टोरी पढ़ते हैं तो उनको हैप्पीनेस फील होती है और इस वजह से जो उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और वो और दूसरी स्टोरीज ही बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग स्टोरीज़ को मतलब बनाते हैं, आइडियाज़ जो उनके अंदर आते हैं वो डिफरेंट स्टोरीज़ बनाते हैं, वो बेसिकली जो है वो स्टोरीज़ उनके, वो आइडियाज़ उनके दिमाग में कहाँ से आते हैं कि वो स्टोरीज़ बना सकें। ये जो आइडियाज़ हैं बच्चों, वो इनके दिमाग में बेसिकली कहाँ से आते हैं, वो जो डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ रियल लाइफ चीज़ें देखते हैं, उसको कनेक्ट करके स्टोरी बनाते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, फिर वहाँ से कुछ चीज़ों को जोड़ के स्टोरी अपने दिमाग में बनाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ खुद इमेजिन करते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, या मे बी फेरी लैंड टाइप की चीज़, वो परियाँ आए। तो इन सब चीज़ों को वो कनेक्ट करके अपने दिमाग में डिफरेंट आइडियाज़ लाते हैं और स्टोरीज़ को बनाते हैं। ठीक है, अब इतनी अच्छी स्टोरीज़ को बनाने के लिए है ना, डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट चीज़ों पे स्टोरीज़ बनाते हैं। जैसे कुछ लोगों को जो है भूत के बारे में लिखना बड़ा अच्छा लगता है, वो सारी जो है भूत वाली स्टोरीज़ बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को नेचर के बारे में लिखना और उसके बारे में सोचना अच्छा लगता है, तो वो लोग नेचर के ऊपर स्टोरीज़ बनाते हैं। कुछ लोग को एनिमल्स के बारे में सोचना और लिखना पसंद था, तो वो लोग एनिमल्स के बारे को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को जानते हैं, फिर उसके ऊपर वो स्टोरीज़ बनाते हैं अच्छी सी। ठीक है, या उनके एनिमल्स की फ़ाइट पे या फ्रेंडशिप पे स्टोरी बनाते हैं। तो ये सब ऐसा तब हो सकता है जब वो अपने हिसाब से जहाँ
जहाँ वो चाहें वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे रह करके वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिसको एनिमल्स के ऊपर स्टोरीज लिखना पसंद है, ऑफ कोर्स वो एनिमल्स के पास रहना चाहेगा, उनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहेगा कि उनकी फाइट्स को और उनकी फ्रेंडशिप को, कि एनिमल्स जब अगर फाइट करते हैं तो कैसे करते हैं, और फ्रेंडशिप होती है दो एनिमल्स के बीच तो कैसी होती है। इसके लिए बेसिकली उनको जो है जंगल के आसपास रहना होगा, ठीक है। अब कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो है राजा और रानी के ऊपर स्टोरीज लिखना पसंद है, ठीक है। तो आपने पढ़ी भी है ना, तो इस तरह से ताकि उनको जो है लव और ऑनर जो है उनको उनके लव और ऑनर के बारे में लिखना बहुत पसंद है, ठीक है। और कौन कौन सी स्टोरीज पसंद है? एडवेंचर की, खास करके जब हम बच्चे होते हैं तो हमें एडवेंचर स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं, ठीक है। अब आप ये इमेजिन करिए, सोचिए कि क्या कभी ऐसा हो कि जो भी स्टोरी बताने वाले स्टोरी टेलर्स हैं या जो राइटर्स हैं जो स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है, वो सब जो है एक ही जगह पे मतलब उनको फोर्स कर दिया जाए, है ना, कि नहीं आपको इसी जगह पे रहना है और कहीं नहीं जाना है, और आप सभी लोगों को सिर्फ दो कलर्स जो है के कपड़े पहनने हैं, एक रेड और एक वाइट, और सेम खाना खाना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो पोटैटो, सबको आलू मिलेगा खाना खाने के लिए, सबको सिर्फ रेड और वाइट पहनना और सबको इसी जगह पे रहना, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, ओके। और सिर्फ दो एनिमल्स की देखभाल करनी है आपको, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक डियर और एक कैट, ठीक है, ये दो एनिमल्स हैं, इसकी आपको देखभाल करनी है और कोई एनिमल्स भी आपको कभी नहीं मिलेगा। और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने आप का अपना टाइम पास करने के लिए आप लोग को बस क्या खेलना है? स्नेक एंड लैडर। स्नेक एंड लैडर मतलब क्या हुआ? सांप और सीढ़ी। तो सोचो, अब जब आपको फोर्सफुली एक जगह पर रखा जाए, बहुत सारे क्रिएटिव लोगों को जो बहुत जिनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, जो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, है ना, और डिफरेंट सोच सकते हैं, अब उन सबको उठा करके ला करके एक जगह पर रख दिया गया, बोला है कि अब तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, आप सबने जो है रेड एंड वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने हैं, सेम कलर के, सेम खाना खाना है, सबको एक ही खाना हमेशा मिलेगा, आलू 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 आलू। और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ दो मिलेंगे आपको पेट, एज अ पेट, वो है डियर और कैट। और अगर आपको बहुत बोरियत फील होती है तो आप जो है स्नेक एंड लैडर मतलब सांप और सीढ़ी खेल सकते हो, ठीक है। तो अब आप सोचो, जब किसी को फोर्सफुली कोई ऐसा एनवायरनमेंट में, तो उन सभी जो लोग हैं उनका दिमाग क्या हो जाएगा? उनका वो क्या वो अच्छी स्टोरीज लिख पाएंगे? क्या वो सोच पाएंगे कुछ अच्छा, कुछ नया? नहीं, क्योंकि वो नया और अच्छे के एनवायरनमेंट में रह ही नहीं रहे हैं, तो नया और अच्छा कैसे सोच पाएंगे? बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे, है ना। तो किसी को भी अच्छा या नया सोचने के लिए, क्रिएटिव सोचने के लिए, उसको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए, डिफरेंट बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, चीज़ों को देख सके, डिफरेंट सी चीज़ों को, उसको अलग अलग तरीके से सोच सके, रिलेट कर सके उन डिफरेंट चीज़ों को एक साथ। तो ये सब चीज़ें तभी डेवलप होती हैं जब हमें डाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है, हर चीज़ अलग अलग हो और फिर हम हर एक अलग अलग चीज़ को आपस में रिलेट कर सकें, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी जब किसी भी पर्सन को मिलेगी तो ऑफकोर्स वो एक बेटर इंडिविजुअल होगा और वो एक बेटर तरीके से ग्रो करेगा, सोच सकेगा, ठीक है, उसके में जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो यही है हमारे इंडिया के साथ में, ठीक है। जो हमारे इंडिया है, ठीक है, ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं कि इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस शायद ही वर्ल्ड में कहीं बोली जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब हर 1 किलोमीटर पे आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज में चेंज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फूड में वैरायटी है यहाँ पे, डिफरेंट फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट होते हैं, बहुत सारे रिलीजियंस यहाँ प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब साथ में रहते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। बट एक्चुअली क्या आप सोचते हैं कि हम तो बहुत सारी चीज़ें साथ में करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी कैसे एक्सप्लेन की गई है आपकी बुक में, ये देखिए, ठीक है। अगर 200 साल पहले, है ना, अगर हम पीछे जाते हैं, 200 साल पीछे हम जाते हैं, 200 इयर्स बैक हम अगर जा रहे हैं, जब ट्रेन या एरोप्लेन या बस या कार नहीं इन्वेंट हुई थी, ठीक है, और जो लोग थे उस टाइम पे, जब 200 इयर्स एगो जो लोग चलते थे, ट्रैवल करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो बेसिकली या तो हॉर्सेस या कैमल्स के थ्रू ट्रैवल करते थे, या वो फूट या
पैदल जर्नी करते थे या फिर वो शिप्स यानी जहाज से करते थे, नाव से करते थे, ठीक है। तो लॉन्ग बिफोर जब मतलब बस, कार, एरोप्लेन, ट्रेन ये सब नहीं हुए थे, तब लोग बेसिकली हॉर्स, कैमल या पैदल ही यात्रा करते थे या जहाज़ों के थ्रू, मतलब नाव के थ्रू वो यात्रा करते थे, ठीक है, जहाँ पे उनको जाना होता था, ठीक है। इसके बाद अब लोगों जो वो लोग थे, ना ही वो सिर्फ उनकी क्लॉथ मतलब पहनने कपड़े पहनने के स्टाइल के अलावा उनके खाने की हैबिट तो अलग थी ही, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क भी किया करते थे, ठीक है। अब कोई जो है कोई डॉक्टर था, मतलब कोई वैद्य हो गया, ठीक है, किसी ने सामान बेचना है, कि कोई सब्जी उगा रहा है, ठीक है, कोई अनाज वो कर रहा है, ठीक, और कोई जो है पॉटरीज बना रहा है, पॉटर है। तो लोग जो थे उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स भी पहनते थे, उस टाइम पे उनके खाने की हैबिट्स पे अलग थी, यहाँ तक कि उनके काम करने का स्टाइल और काम भी अलग था, ठीक है। अब ये देखो शहरों में क्या होता है, शहरों में लोग अपने से जो है वेजिटेबल्स और ग्रेन्स नहीं ग्रो करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड होते हैं किस पे, मार्केट पे। जो लोग शहर में रहते हैं वो अपना सारा कुछ जो फूड है वो मार्केट से ही लेते हैं, ठीक है, या कोई और भी सामान है तो मार्केट से ही उठाते हैं, ठीक है। और जो गांव के लोग हैं बेसिकली वो अपना सब कुछ ग्रो करते हैं और फिर जो अपने जितना खाना है वो रख लिया, फिर बाकी मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी को दो तरीके से देखते हैं, ठीक है, कि किसी भी रीजन में जो डाइवर्सिटी है वो बेसिकली दो तरह से अफेक्ट हो सकती है, हिस्टोरिकली और जियोग्राफिकली, ठीक है। अब हम अपने देश के दो डिफरेंट पार्ट्स को लेंगे और उसमें जो लाइफ है उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है वो केरला है, जो कि साउथ में है, हमारे देश के, इंडिया के साउथ में रहता है, ठीक है। और लद्दाख जो हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है। अगर आप मैप में देखेंगे तो केरला नीचे है और लद्दाख ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इन दोनों रीजन्स को कंपेयर करेंगे, दोनों ही इंडिया में हैं, और ये पाएंगे कि कैसे यहाँ पे जो लोग खाना खाते हैं वो अलग है, जो कपड़े पहनते हैं वो अलग है, और जो काम करते हैं वो अलग है, और कैसे यहाँ का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, मतलब जो यहाँ पे जहाँ पे ये जगह है वो कैसे जोग्राफी उसकी कैसे अलग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे वहाँ के लोगों के रहन सहन पे इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लद्दाख की बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लद्दाख में यहाँ पे आपके बुक में पिक्चर बना हुआ है, ये एक लद्दाख का लैंडस्केप है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं और एकदम बैरन, मतलब बिल्कुल बंजर, ज़्यादा पेड़ वेड़ नहीं है, कुछ भी बंजर ज़मीन है जो कि एक डेजर्ट टाइप का है, ठीक है। अब लद्दाख के बारे में हम पढ़ते हैं, लद्दाख है क्या। लद्दाख जो है एक डेजर्ट जैसा है, ठीक है, कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर के ईस्ट साइड में है ना, पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, मतलब खेती है, वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, या बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस लद्दाख के रीजन में ज़्यादा रेन नहीं होती है, और ज़्यादातर जो पूरे साल जो है लद्दाख का जो ये पूरा एरिया है वो स्नो से कवर रहता है, ठीक है। स्नो से कवर मतलब बर्फ़ से ढकी रहती हैं ये पूरे, इनकी जो लैंडस्केप है, माउंटेन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही कम ट्रीज़ हैं जो इस रीजन में ग्रो करती हैं, और जो पीने का पानी है, ठीक है, लोगों को, वो बेसिकली समर के महीने में जो जब बर्फ़ पिघलती है तो उससे मिलता है, और उसको फिर वो लोग इकट्ठा करके रखते ताकि वो मे बी नेक्स्ट तक ठंडी के मौसम में भी चल जाए। तो इसलिए जो पीने का पानी है, तो वहाँ के लोग पीने के पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो स्नो है उसके मेल्ट करने पे डिपेंड है, और वो भी कब मिलती है, जब समर का मंथ आता है, ठीक है। सोचिए यहाँ पे कितनी दिक्कत है पीने के पानी के लिए। उसके बाद जो लोग हैं यहाँ पर वो किस तरह के एनिमल्स को पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। यहाँ पे लोग जो डोमेस्टिकेशन करते हैं वो बेसिकली शीप और गोट का करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बेसिकली शीप और गोट का डोमेस्टिकेशन होता है। अब इस रीजन में जो गोट्स होती हैं ना, जो भी गोट, जैसे हमारे यहाँ जो गोट पाई जाती है वो सिंपल वाली गोट है, ठीक है, नॉर्मल गोट। पर जो गोट्स मतलब बकरी, जो गोट्स लद्दाख में पाई जाती हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं, क्योंकि वो ऐसा वूल प्रोड्यूस करती हैं जिसे कहते हैं पाशमीना वूल, ठीक है। और ये जो पाशमीना वूल है वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है, बहुत कीमती होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा होता है ना ये, और इसलिए, और इसको जब लोग जो है बहुत पैसे देके ख़रीदते हैं, क्योंकि इससे जो है शॉल बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, और सब चीज़ें बनती हैं। तो कभी ठंडी आए तो आप दुकान पे जाओगे ख़रीदने तो आपको सुनने को मिलेगा कि पाशमीना की शॉल है, और वो बाकी सब शॉल से बहुत महंगी रहेगी, क्योंकि वो इसी स्पेशल टाइप की गोट से बनी होती है, ठीक है।
और बहुत महंगी मिलती है। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अब जो लद्दाख के लोग होते हैं ना, वो इन गोट्स से क्या करते हैं, वूल को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ खेती तो होती नहीं है, कोई धान और गेहूँ उगा करके बेच देंगे और उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, इन्हीं गोट्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं, फिर इनसे वूल को कलेक्ट करते हैं इनकी बॉडी से, और फिर ला करके इसको कश्मीर में जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी, उनको वो सेल करते हैं। ठीक है, अब ये जो है पाशमीना जो है कश्मीर में ला करके फिर पाशमीना को बुनाई चलती है और पाशमीना की शॉल्स बन जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग हैं वो बेसिकली खाना क्या खाते हैं, इनका जो मेन खाना होता है जैसे मीट एंड मिल्क। ओके, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली क्या है, यूपी साइड में कि आप चावल दाल सब्जी रोटी होता है ना, बट वहाँ पे क्योंकि क्रॉप्स नहीं ज़्यादा उगते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे जो उनका मेन फूड है वो है मीट और मिल्क। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ और बटर। ठीक है, ये वहाँ पे बहुत मन से लोग खाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। ठीक है, और लद्दाख में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैमिलीज़ हैं, उन सभी फैमिलीज़ के पास कुछ ना कुछ गोट्स होंगी, कुछ ना कुछ काउज़ होंगी, ठीक, कुछ ना कुछ याक काउज़ होंगी। ठीक है, जैसा अगर आप कभी नॉर्थ इंडिया साइड आइए, तो जो भी गांव में जाइए, तो विलेज में क्या होगा कि हर घर के पास एक न एक गाय या भैंस तो होती है ना। तो वैसे ही लद्दाख के लोग भी में जो फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे भी सब फैमिलीज़ में कुछ गोट्स या काउज़ या याक काउज़ होना कंपलसरी वो रखते हैं। ठीक है, बिकॉज यही उनका सहारा है वहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि लद्दाख एक डेजर्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई ट्रेड करने नहीं आएगा, व्यापार करने नहीं आ सकता है, या कोई इसका कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट लद्दाख जो है एक बहुत ही अच्छा ट्रेड रूट है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे कारवांस जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, तिब्बत है ना, तिब्बत और लद्दाख जो है आपस में क्या है, एक ट्रेड रूट है इनके बीच में, आराम से यहाँ पे इस रूट के थ्रू ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब जो कारवां जाता है ना, वो क्या कैरी करता है, टेक्सटाइल या मसाले, स्पाइसेस या रॉ सिल्क या कारपेट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि लद्दाख बेसिकली क्या है, एक डिज़र्ट है जो कश्मीर के ईस्टर्न साइड में माउंटेन्स में है। ठीक है, प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से खेती नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, वो है आपकी शीप और गोट। और यहाँ पे बहुत फ्यू ट्रीज़ हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए वही मेल्टिंग स्नो ही सहारा है। ठीक है, समर के टाइम में। और यहाँ पे जो वो लोग होते हैं, वो बेसिकली सभी फैमिलीज़ जो हैं कुछ ना कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करती हैं, चाहे वो गोट हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे याक काऊ हो। यहाँ पे जो गोट्स होती हैं उनके वूल कलेक्ट करके उससे शॉल बनती है, इसे पाशमीना शॉल कहते हैं। ठीक है, लेकिन लद्दाख में ट्रेड रूट है, तिब्बत के साथ कनेक्शन है, इसलिए यहाँ से आराम से जो है तिब्बत में सामान जो यहाँ से इंडिया से लद्दाख, लद्दाख से तिब्बत को जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बुद्धिज़्म। ठीक है, अब बुद्धिज़्म जो है तिब्बत कैसे पहुँचे। बुद्ध तो हमारे इंडिया में थे, ठीक है, लेकिन तिब्बत एक बुद्धिज़्म कंट्री है। कैसे तिब्बत बुद्धिज़्म कंट्री हो गई, क्योंकि तिब्बत बुद्धिज़्म पहुँचा कैसे, लद्दाख से होते हुए। मैंने बताया ना कि लद्दाख, ठीक है, और तिब्बत, इनके बीच में जो रास्ता है ना, इसी से व्यापार होता है। ठीक है, ट्रेड होता है। तो इसी जब जो व्यापारी ट्रेड करने जाते, धीरे धीरे क्या हुआ, वो यहाँ पे बुद्धिज़्म के जो है उसको उन्होंने स्प्रेड करा, अवेयरनेस फैलाई, और लोग यहाँ पे बुद्धिज़्म रिलीजन को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो लद्दाख है उसको हम कह सकते हैं लिटिल तिब्बत। ठीक है, तो क्योंकि लद्दाख और तिब्बत बहुत आसपास है और काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के बीच में, इसलिए हम इसको लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस रीजन में जो इस्लाम है वो बेसिकली 400 ईयर्स पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पे मुस्लिम्स की भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ठीक है, तो लद्दाख जो है उसकी अब कल्चरल क्या उसकी रिचनेस है। लद्दाख में जो है ना सॉन्ग्स और पोएम्स जो है बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेंगी, और वो सारी जो आपको सब मुँह जवानी याद है ना, ओरली सब याद है सबको यहाँ पे। ठीक है, और जो केसर सागा है ना, हाँ, ये जो है एक ऐसा एपिक है तिब्बतियन का, और ये जो है दोनों ही मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट वहाँ पे गाते हैं। तो सोचिए एक सॉन्ग ऐसा जिसको सभी गाते हैं। ठीक है,
चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो बुद्धिस्ट हो, ठीक है। ये तिब्बत का लोकल वर्जन है जो लद्दाख में यहाँ पे गाया जाता है, ठीक है, परफॉर्म होता है। ये आपके लद्दाख का हो गया। अब यहाँ पे आपके यहाँ पिक बनी है, देख रहे हैं कैसे एक विमेन जो है पाशमीना शॉल की जो है वो बुनाई कर रही है, ओके, वीविंग कर रही है। अब हम आते हैं केरला पे। केरला जो है वो हमारे इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये हमारा इंडिया है ना, ठीक है, तो इसके साउथ वेस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है, ठीक है, केरला। अब ये जो है सी से सराउंडेड है एक साइड से और दूसरी साइड से हिल्स से सराउंडेड है, ठीक है। यहाँ पर बहुत मसाले होते हैं जैसे पेपर, क्लव्स, कार्डमम्स, ये सब इसी हिल्स पे ग्रो होते हैं, ठीक है। और इसी से जो है ये जो केरला है ये इतना फेमस क्यों हुआ? ये फेमस हुआ सिर्फ और सिर्फ अपने मसालों की वजह से। और जितने भी आपको पता है कि हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, इसके पहले बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, विदेशी कंपनीज, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये सब कंपनियाँ इसलिए आई थी क्योंकि इनको मसाले चाहिए थे, उनको ट्रेड करना था। और ये मसाले इनको कहाँ मिलते थे? बेसिकली केरला से, ठीक है। तो आज से 2000 ईयर्स पहले से ही केरला फेमस है बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस, ठीक है। और इन्हीं सब के चक्कर में जो है, स्पाइसेस के चक्कर में जब ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई, ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो जैसे लद्दाख से बुद्धिज़्म तिब्बत पहुंच गया, वैसे ही आपके जो भी फॉरेन ट्रेडर्स आते थे उनके ट्रेड की वजह से क्रिश्चियनिटी जो है अब इंडिया में आ गई। और सबसे पहले क्रिश्चियनिटी कहाँ पे आई? केरला में आई, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हो गई। अब बहुत सारे ऐसे अरब ट्रेडर्स थे जो आ करके वाकई में केरला में बस भी गए, जैसे इब्न बतूता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है करीब करीब जो है वो 700 ईयर्स पहले यहाँ पर आया था, ठीक है, इंडिया में, केरला में आया था। और उसने जो है एक अपना ट्रैवल लॉग भी लिखा है, ठीक है, जिसमें उसने ये बताया है कि जो मुस्लिम्स रहते थे यहाँ पे, ठीक है, वो कितना उनको रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलता था कम्युनिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये डिस्क्राइब किया कि द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेज दैट दे वर हाई रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, ठीक है। तो जब इब्न बतूता ट्रैवल करके आया यहाँ पर करीब 700 ईयर्स एगो, तो उसने अपना एक पूरा ट्रैवल लॉग लिखा, जिसमें उसने अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई कि कैसे जो है इस जगह पे जहाँ पे केरला में रुका था, कैसे यहाँ पे मुस्लिम्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। अब जो पोर्चुगीज़ थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया आने का जो सी का रूट, समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला था यूरोप से। किसने निकाला था ढूंढ करके? ये वास्को डी गामा ने, ठीक है, क्योंकि उसकी जहाज़ यहाँ पे आके लैंड करी थी, ठीक है, उन्होंने भी ढूंढ निकाला था, वो भी आके ट्रेड करते थे, ठीक है। अब इन सभी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, और क्योंकि बहुत सारे लोग केरला में आना शुरू हो गए बाहर से, अरब्स आए, क्रिश्चियंस आए, ठीक है, बुद्धिज़्म भी आया, ऐसे बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए, तो फिर केरला में जो है बहुत सारे रिलीजन्स डेवलप हो गए, जैसे जूडिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म। ये सब चीज़ें केरला में डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं ओके, सो the fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला, ठीक है। अब जो केरला में मछली मारने के लिए जाल यूज़ होता है, फिशिंग नेट्स, वो फिशिंग नेट्स एग्जैक्टली चाइनीज़ फिशिंग नेट्स के जैसा दिखता है, जिससे यहाँ पर केरला में चीना वाला कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जो बर्तन जिसमें फ्राई किया जाता है ना, उसे चीना चट्टी कहते हैं। और ये बिलीव करते हैं कि जो चीन वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, चीना चट्टी या चीना वाला में, ये चाइना से आया है, ठीक है। अब जो केरला का जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, जहाँ ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे राइस जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करता है, इसलिए यहाँ के लोगों का जो बेसिक खाना है वो है राइस, फिश और वेजिटेबल्स, ठीक है, ये इनका बेसिक फूड है। यहाँ पे देखिए एक ओनम फेस्टिवल है जो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमारा इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होकर के भी कितना ज़्यादा सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भले ही केरला और लद्दाख, ठीक है, बहुत डिफरेंट है जोग्राफिकल फीचर्स में भी और हिस्टोरिकल उसमें भी, ठीक है, लेकिन कल्चरल जो चाहे हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव सीन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, दोनों में ही कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब कैसा कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? जो दोनों रीजन से, चाहे वो लद्दाख हो चाहे वो आपका केरला हो,
ये दोनों जगहों पे जो है, ये दोनों जगहें चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस हुई हैं। जब भी इन दोनों जगहों पे अरब ट्रेडर्स ट्रेड करने आए हैं, चाइना के लोग ट्रेड करने आए हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे लोगों को सिखाया है या लोग उनसे कुछ ना कुछ सीखे हैं, ठीक है। और ये जो केरला की जोग्राफ़ी है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मसाले जो है कल्टीवेट करना बहुत इजी था, ठीक है। और जो लद्दाख की जोग्राफ़ी है, वहाँ पे जो है वूल यानी वून का जो है ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो केरला में स्पाइसेस का ट्रेड होता था और लद्दाख में वूल का ट्रेड होता था, ठीक है। तो जिन ट्रेडर्स को वूल चाहिए वो लद्दाख जाते थे और जिन ट्रेडर्स को स्पाइसेस चाहिए ट्रेड वो अपना केरला आते थे, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों रीजन्स ने ही अपना अपना सबका अटेंशन जो अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो है इन सभी रीजन्स की जो है, इसने इन दोनों रीजन्स की कल्चरल लाइफ्स को एक साथ बांधा, ठीक है। भले ही अलग थे बट ट्रेड ने सबको एक साथ, एक ट्रेड जो है एक साथ सबको लेकर के आया, ठीक है। अब जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, ठीक है, इनका जो इन्फ्लुएंस है ये सिर्फ पास्ट में ही नहीं पड़ा, अब प्रेजेंट में भी पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे जो है हम सब लोग अलग अलग जगहों पे काम करने जाते हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो धीरे धीरे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ नई चीज़ें हम सीखते हैं, कुछ नई चीज़ उनको सिखाते हैं, है ना, फिर वो अपने नेक्स्ट लोगों को सिखाते हैं। इस तरह से शेयरिंग से जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलप होती हैं। तो बच्चों, जैसा हमने देखा कि हम जब अपने आसपास नेबरहुड से इंटरेक्ट करते हैं, पड़ोसियों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, तो हमारी डेली लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। हम काफ़ी चीज़ें दूसरों से सुनते हैं और उससे अपने अंदर कस्टम ट्रेडिशंस को चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ चीज़ें साथ में करते हैं। तो इन सब डाइवर्सिटी के होने के बावजूद भी हम जब साथ में मिलके काम करते हैं तो उस डाइवर्सिटी से क्या आती है, यूनिटी आती है, ठीक है। समझ में आया डाइवर्सिटी क्यों बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि डाइवर्सिटी से हमें, हम सभी के अंदर क्या आती है, यूनिटी आती है, ठीक है। जैसा कि हम सबको पता है कि डाइवर्सिटी, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, और हमेशा से रही है, लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, डिफरेंट टाइप्स के लोग होने के बाद भी, डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स, खाना पीना, रहन सहन सब कुछ अलग होने के बाद भी हम सब एज अ इंडियन एक होके आते हैं और यही हमारे इंडियंस की स्ट्रेंथ है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया था, तो चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, जो भी किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड के हों, किसी भी रिलीजन के हों, और ठीक है, वो सब साथ में आके उन्होंने एक साथ अपोज किया था फॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट किए थे, जो सिर्फ किसी एक ही बैकग्राउंड के नहीं थे, वो पूरे डिफरेंट इंडिया में पूरे डिफरेंट बैकग्राउंड के थे, पर सब साथ में आए, टुगेदर आए, सबने साथ में हाथ मिलाया, सबने सब साथ में लड़े, साथ में जेल गए, ठीक है, साथ में अलग अलग तरीक़ों से ब्रिटिशर्स को अपोज किया, ठीक है। इंटरेस्टिंगली ये बात है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो उन्होंने ये सोचा कि वो इंडियंस को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप वहीं डिवाइड करते हैं जहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है, और फिर आप वहाँ पे रूल कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो इंडिया के लोगों ने इतनी अच्छी यूनिटी शो करी कि सब एकदम अलग अलग हो करके भी साथ में यूनाइट होके जब एक साथ बैटल करा ब्रिटिशर्स के साथ में, तो फाइनली ब्रिटिशर्स हैव टू go back to their country and just we won our independence from them. Okay, तो एक सॉन्ग था जो जलियांवाला बाग में जो मैसाकर हुआ था ना अमृतसर में, ये जो है उसके बाद गाया गया था। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश जनरल ने जो है वो पूरा धुआंधार गोलियां बरसाने शुरू करवा दी थी। बहुत एक बाग था, जैसे कंपनी गार्डन आपके यहाँ है या कोई भी क्या कहते हैं गार्डन होता है, पार्क होता है, तो वहाँ पे लोग ऐसे ही बस घूमने वूमने गए थे। वहाँ पे बहुत सारे हल्का फुल्का प्रोटेस्ट भी एक जगह पे हो रहा था, तो उस ब्रिटिश जनरल ने जो है इन सभी लोगों पे
खुलेआम फायरिंग कराना स्टार्ट कर दिया। वो सारे लोग जो है उनके पास कोई हथियार नहीं थे, ठीक है। अब इतने सारे शांतिपूर्ण लोगों को, पीसफुल लोगों को मारना है ना, और कितने लोग जख्मी हो गए, वुंडेड हो गए, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी उस टाइम की, ठीक है। आदमी चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, हिंदूज हो, सिख्स हो, मुस्लिम्स हो, सबको गुस्सा आया, ठीक है, कि किसी जो भी आप फायरिंग आपने ओपन करी थी, उसने ओपन करी ब्रिटिश जनरल ने, कैसे उन्होंने इतने इनोसेंट, और उसमें बच्चे भी थे, इनोसेंट और पीसफुल लोगों की जानें चली गई। तो सभी कम्युनिटीज़ एक आए, चाहे वो रिच थे या चाहे वो पुअर थे, और सब मिल के ब्रिटिश के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और तब उन सभी ब्रेव लोगों की मेमोरी में जो है एक गाना बनाया गया, और उस गाने को तब गाया गया। वो गाना था डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस, ठीक है। हमारे वो खून भरे दिन जब हमने अपना सेक्रीफाइस किया था, वो दिन कभी वो दोस्तों मत भूलना। हमेशा अपने हैप्पीनेस के समय में भी ये चीज़ ध्यान रखना, हमारे लिए एक छोटा सा आंसू हमें याद करके ज़रूर बहाना निकालना, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत पोयम है। द हंटर हैज़ टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर टू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। जो हंटर था उसने सभी एक एक फ्लावर्स को उसने तोड़ लिया है, ख़राब कर दिया है, ठीक है। तो मेरे डियर फ्रेंड, आप एक डेजर्ट गार्डन में ही एक नया फ्लावर ज़रूर प्लांट करना, ठीक है। और गाना हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग टू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ऑफ फ्रेंड। जलियांवाला बाग में जो भी बुलेट्स हमें मिली, भले ही वो हमें सुला गई, लेकिन मेरे दोस्त आप हमेशा जो है इस जो लोनली ग्रेव है हमारी, ठीक है, वहाँ पे एक दिया जलाने ज़रूर आना, ठीक है, उम्मीद का दिया। The blood of Hindus and Muslims flows together today to soak your robe in this river of blood, dear friend. आज यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही खून एक साथ बह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आओ और अपने जो भी रोब है, वस्त्र है, उसको, अपने जो बॉडी है उसको इस ऐसी रिवर में, वो ब्लड जिसमें हिंदू मुस्लिम का ब्लड साथ में, जब यूनिटी साथ में बह रही है, उसमें ज़रूर से उसको सोक करो, ठीक है। तुम भी जो है यूनिटी को समझो। Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, oh friend. कुछ लोग जेलों में सड़ रहे थे, कुछ लोग अपने ग्रेव्स में सो रहे थे। ग्रेव्स मतलब क्या होता है? कब्रें, ठीक है। इन सब को याद करके तुम ज़रूर थोड़े आंसू बहाना, ठीक है। ये एक इतनी मूविंग और हार्ट टचिंग पोएम थी कि जिसको सुन के किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और उसके सामने एक पूरा सीन चलने रहेगा कि कैसे जलियांवाला बाग में जो है जो मैन और विमेन या चिल्ड्रन थे उनके ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई, और कितने लोग अपनी जान वहाँ पे गवा बैठे, इनोसेंट लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सॉन्ग्स थे या जो सिम्बल्स थे ना, ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो गाए जाते थे, ये बेसिकली ये हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि कैसे जो है हमें अपनी कंट्री की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, इसके अंदर डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, और कैसे जब ज़रूरत पड़ती है तो पूरी कंट्री सब कुछ भूल के एक साथ आकर खड़ी होती है, ठीक है, एक दूसरे का साथ देते हैं हम, ठीक है। अब आपको पता है इंडियन फ्लैग की क्या हिस्ट्री है? इंडियन फ्लैग जो है जब यूज़ करते थे पहले, तो वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूज़ करते थे, ठीक है। सारे लोग, चाहे वो पूरे इंडिया में कहीं भी हों, वो ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए हमारे इंडियन फ्लैग का यूज़ करते थे एज अ प्रोटेस्ट सिंबल, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने जो बुक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन यूनिटी है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसको इम्पोज किया गया है बाहर से, नहीं तुम्हें एक साथ आना है। इम्पोज किया गया है मतलब ऐसा नहीं कि सबको ज़बरदस्ती कहा गया कि नहीं तुम सबको आज एक साथ आना है, तुम सबको एक साथ लड़ना है, तुम सबको एक साथ ये करना है, तुम सब भले ही अलग हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम क्रिश्चियन हो, बट तुम्हें साथ में लड़ना है, तुम्हें प्रोटेस्ट करना है। ये इम्पोज नहीं किया गया है, रैदर जो इंडियन यूनिटी है वो अंदर सबको फील होती है, डीप विद इन द हार्ट, ठीक है। ये सबको फील होती है,
सब बिलीव करते हैं, भले ही सब डिफरेंट डिफरेंट कस्टम प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सब बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि व्हाट इज़ यूनिटी, और हमारे देश का जो इंटरेस्ट है वो किस में लाई करता है, अलग होने में या यूनाइट होने में, ठीक है, ये सबको पता है। तभी नेहरू ने जो है ये वर्ड फ्रेज किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के होने के बावजूद भी हमारी कंट्री में क्या है, इतनी यूनिटी है कि शायद ही किसी कंट्री में होगी, ठीक है। तो ये जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रेज जो है नेहरू ने ही क्वाइन किया था, और ये अपनी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए अब यूज़ होता है, ठीक है। जो हमारा नेशनल एंथम है बच्चों, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है, ठीक है। और ये भी देखो, ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे इंडिया में यूनिटी है इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इस तरह से अब आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ सीखी कि कैसे हम अलग अलग हो करके भी एक हैं। मतलब ये कि डाइवर्सिटी ख़राब चीज़ नहीं होती है बच्चों, डाइवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट ब्रिंग्स यूनिटी एंड इट ब्रिंग्स रिचनेस, इट ब्रिंग्स डेवलपमेंट, इट ब्रिंग्स क्रिएटिविटी, ठीक है। ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं हम सब के अंदर, ठीक है। थैंक यू।